अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज दो चीज़ों का पोल बड़ा वाज़े खुला है। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो अपने आप को नून लीग वाले उनको ऐसे पेश कर रहे थे इस वक्त कि वो हो नवाज शरीफ को एतमाद में नहीं लिया गया, नवाज शरीफ चुप थे, नवाज शरीफ को बताया नहीं गया था ये अमेंडमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज आ रहा था इसके ऊपर, इस पर बात करते हैं। और दूसरा जो है काजी फ़ाइसा साहब जो हैं जिस तरीके से खुल के अब सामने आ गए हैं, वो कुछ दिन पहले जो चीज़ों का प्राइड ले रहे थे, जिन चीज़ों को क्रेडिट ले रहे थे, उसके ऊपर किस तरह से उन्होंने खुद सवारी की है, किस तरह से उसको रोन दिया है अपने क्रेडिट को, वो जो था थोड़ा बहुत उसको कैसे रोंदा है, वो बिल्कुल आज खुल के सामने आ गया। एक तो काजी फ़ाइसा साहब ये प्राइड लेते थे कि जनाब साहब मैंने अपने इख्तियारात, मैंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म किए। और जो दूसरा क्या था कि बेंच जो हैं वो अब बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं। अब बेंच अगर उठा के देखें तो अब यूँ बन रहे हैं और यूँ बन रहे हैं। तो जनाब साहब आज की डेवलपमेंट के बाद जिस वक्त एक ऑर्डिनेंस आया है और एक जनाब साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो कुछ आया है वो सारा कुछ, और तीसरा जो क्रेडिट है वो मुबीना तौर पर वो भी ख़त्म होने वाला है, जो है रिकॉर्डिंग वाला। एक तो जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसके तहत अब जनाब साहब चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद अपनी मर्जी का आगे कमेटी बनाएंगे, जज तीसरा जज जो है, क्योंकि तीसरा जज ही मसला कर रहा था, वो अपनी मर्जी का होगा कमेटी के अंदर। उसमें ये नहीं है कि जनाब साहब को मुनीब अख्तर साहब होंगे। और जो चीफ जस्टिस साहब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब ने जिन इख्तियारात को हवाले करने का प्राइड लिया था, क्रेडिट लिया था कि मैंने जो देखें जी अपने इख्तियारात ख़त्म किए, वो इनको वापस दे दिए गए हैं, तो इनको इनकार करना चाहिए था, इनको नहीं लेना चाहिए था, बताना चाहिए था। अगर ज़रा सा भी होते कहते उसूल वाले कहते कि मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन नहीं, काजी फ़ाइसा साहब ने बखुशी जिस तरह उस टाइम क्योंकि उनको सूट करता था कि वो देते, क्योंकि उस टाइम ज़ाहिर है उस टाइम की मुनासबत के हिसाब से उन्होंने क्रेडिट भी लेना था। कुछ केस भी ऐसे थे जिसमें उनके ऊपर यह आना था कि अकेले लेके दिखाएं जनाब साहब सो मोटो, तो वो अवॉइड भी करना चाह रहे थे कुछ चीज़ों से। वो सारा कुछ उन्होंने उस टाइम लेके वाह भी करवा ली, सारा कुछ कर लिया। अब इस टाइम सूट करता है हुकूमत को और काजी फ़ाइसा साहब को कि चीफ जस्टिस ताकतवर हो, उसमें मुनीब अख्तर टाइप जजेस का कोई रोल ना हो। और वो जनाब साहब अब बड़ी खुशी के साथ ये ऑर्डिनेंस आया, और ये वही ऑर्डिनेंस है जनाब, ये वही ऑर्डिनेंस है जो इमरान खान के दौर में हुकूमत लाया करती थी। तो वो क्या कहा करते थे कि पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं तो ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए हैं, लेकिन अब वो उन्हें कोई मसला नहीं है उन ऑर्डिनेंस से। अब जनाब साहब बिल्कुल क्यों बैजा अब तो जनाब ऑर्डिनेंस सर आंखों में सारे के सारे। कोई सवाल अब करें ना, वही वाले सवाल जो इमरान खान की हुकूमत से पूछे जाते थे, अभी हुकूमत से पूछ लें, अभी किसी से पूछें कि अभी पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा था, तो आपने उस टाइम ये कानून नहीं बनाया, आप जाके ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं जनाब। एक तो यहाँ से बिल्कुल खुल के सामने, पहले से खैर मैं तो खैर पहले से आपको पता 3 साल पहले से, 3.5 साल पहले से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, मैं उनमें से खुदा ना खास्ता शामिल नहीं हूँ जो बाद में अपनी गलतियाँ मान रहे हो। हमने तो काजी फ़ाइसा साहब को ये समझ लिया था। मेरी तो एक वीडियो आप उठा के देख लें जिस टाइम वो जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब थे, तो मैं क्या कहता था। एक दूसरा अब आप देखें कि ये जो असम्बली के ज़रिए सारा कुछ लेके बेंच बनाने का जो एक क्रेडिट ले रहे थे कि जनाब हमारे आने से बेंच बनना शुरू हुए हैं, हमारे आने से अब ये तासुर नहीं जाता कि बेंच जो है वो किस किस्म के बनेंगे, बेंच देख के अब कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि फ़ैसला क्या आएगा, ये कह रहे थे ना। अभी वो जो थोड़े दिन पहले जिसने उन्होंने मंडे को कहा था कि मैं रिटायर नहीं हो रहा, अगले दिन क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ेगी थी। पता नहीं ये जितने दिन रहेंगे काजी फ़ाइसा साहब के लिए उतने ही दिन सुबकी होगी, लेकिन उसको कोई महसूस करने वाला अगर हो तो। क्योंकि एक दिन उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, अगले दिन जाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने, मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ कर दिया एक किस्म का, और वो वहाँ से तो छुट्टी होगी। अब इस तरफ से क्या प्राइड ले रहे थे कि जनाब साहब मैं बेंच जो हैं वो बनाता हूँ, बेंच देख के कभी अब ये तासर नहीं आता कि जनाब फैसला क्या आएगा। अभी ये जो आज बेंच बनाया है ट्रिब्यूनल के हवाले से, एक जज बता दें उसमें जो काजी फ़ाइसा साहब के स्कूल ऑफ थॉट का नहीं है, एक बता दें। मंदोखेल के बारे में आपको पता है, जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में आपको पता है, नईम अफनन के, अकील अब्बासी ने थोड़ा सा किया था, चलो चले को। अब बेंच के 5 नाम समेत चीफ जस्टिस के देख के अब मुझे बताएं कि ट्रिब्यूनल के फैसले जो है रिटायर जज नहीं सुन सकते, वो जो चले या सुन सकते हैं। अब क्या फैसला आएगा आपको पता है, आज नोट कर लें क्या फैसला आएगा कि रिटायर जज सुन सकते हैं।
बेंच देख के मैंने बता रहा हूं आपको, बेंच के नाम के अंदर देख के मैं बता रहा हूं कि किस तरह का फैसला आएगा। अब मुझे बताएं कि किस तरीके से वो प्राइड लिया करते थे सारा कुछ। तो हुकूमत जो है, और इस दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बाद फ्रस्ट्रेट है, पैनिक पोजीशन में है। उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को आप लिख रहे हैं वो अगरचे कभी कभी अच्छी बात करते हैं क्या है वो दिलशाद जो है, कुंवर दिलशाद साहब, तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली आप फिर सुप्रीम कोर्ट को लिखते स्पीकर ने ईसीपी को क्यों लिखा है? जाहिर है अब ईसीपी किससे कंसल्ट करेगा? ईसीपी खुद तो फैसला नहीं कर सकता, ईसीपी ने तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला करना है, पूछना है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। हाँ जी, हमारे फैसले के ऊपर आप आ जाएं, जो मर्जी कर लें, आगे जिस तरीके से मर्जी कानून साजी करें, जिस तरीके से मर्जी अपनी पार्टी की पोजीशन लगाएं आगे। जनाब नून लीग कितने हो गए, सुन्नी ताट कौंसिल कितने हो गए, पीटीआई खत्म हो गई आज से, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो उधर से वो पैनिक पोजीशन में है, पीटीआई खत्म कर रहे हैं, फलाना ये हो रहा है, ये ढींगना ये कर रहे हैं। तो जनाब ये है जनाब दूसरा एक ऐसा पोल खुला है इसकी फ्रस्ट्रेशन का, इसकी हुकूमत की, जो बिल्कुल वो फैसलवाडा साहब की मेरे ख्याल में जुमला जो है उनको बड़े ज़ोर से लगा है जाके ना कि हुकूमत में कमी है। अब उनको समझ नहीं आ रही, वो बंदा कह रहा था ना कि किसी को कोई निकम्मा, उस टाइम उसको समझ नहीं आती, अन्य बार फिर वो हमले शुरू कर देता। उसको ये नहीं पता होता कि वो सर पे टक्कर अगर किसी जीव का पत्थर पे मारेगा तो अपना सर फूटेगा। अब वो टकरे मारते फिर रहे। अब उन्हें ये नहीं पता अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगी इनको, वो तो स्ट्राइक डाउन कर देगी तमाम चीज़ों को। आगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आएगा, उसके बाद कोई और आगे फैसला करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं होती है कि उसकी, क्योंकि वो हुकूमत में होती है कि उसकी चीज़ें निकले उसके हाथ से। ये चीज़ें टकरे मारने वाली अपोजिशन को सूट करती हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं होता कि टकरे मारने से कुछ हाथ आया, कुछ भी आया तो ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि इनकी इस टाइम क्या सूरत हाल है, इस टाइम कितने पैनिक में हैं कि वो जनाब सब टकरे अन्य वार मारने शुरू कर दिए। एक यह था। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी बातें कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ये, नवाज शरीफ साहब वो, उन्हें तो पता नहीं है। शहबाज शरीफ, अव्वल तो शहबाज शरीफ साहब हर तकरीब में कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से कर रहा हूँ, हमारी लीडरशिप जो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हमने ये फैसला किया, नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में। एक और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने सबसे क्लोज समझे जाते हैं, किसी एक जगह मुझे बताया उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कुछ पता नहीं था, किसी एक जगह बता दें। एक एक जगह आके वो बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले में भी मुकम्मल तौर पे पता था, यहाँ पे भी उन्होंने मुकम्मल तौर में इन टच थे, इसके बारे में उन्होंने मुशावरत की, उनसे मुशावरत हुई, फैसले में वो शामिल थे, ये था वो था। यही कहते हैं ना। आज डॉन ने पोल खोल दिया सारा, डॉन अखबार ने, उन्होंने एक स्टोरी की है, परवेज रशीद साहब उसमें शामिल हैं। तो उनसे पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या नवाज शरीफ साहब को दिखाई गई थी? अब ये वो वाली अमेंडमेंट हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ का बयानिया अगर देखें वो बिल्कुल इसका अपोजिट था। वो जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, तुम कौन होते हो, तुम फलाना मुदाखलत। और ये आईनी पैकेज जो है जिसके अंदर बिलावल जैसे बंदे भी एक्सपोज हो गए हैं आगे कि हमारी मजबूरी है, तो नवाज शरीफ साहब उसमें शामिल थे डॉन की स्टोरी के मुताबिक। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल गो अहेड। ये एक एक वो कहते हैं कि उनका थम अप आया, ये लफ्ज यूज़ किया हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या पैकेज जो भी इसको कहेंगे, जो तरमीम लेके आ रहे थे, इसमें उन्होंने शाबाशी दी है। परवेज रशीद साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और फिर उसके साथ हमजा शहबाज को भी कोट करके उसमें कुछ चीज़ें आई हैं कि वो फिर उन्होंने कहा जी फजल रहमान साहब को आप कन्विंस करें इनके ऊपर। वो तो जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फजल रहमान साहब से अभी तक, तो उन्होंने तो जनाब साहब आके वो बता दिया, आगे से जनाब साहब रजिस्ट किया, आगे से खड़े हो गए वो कि ये वाली तरमीमें तो नहीं आ सकती। और जो बड़े जनाब बहुत उसूली बनते थे 2008 में 10 में, क्या जनाब साहब, और इमरान खान ने आके ना इनकी सब की वो एक्सपोज की है अंदर से। वो जो कुछ थे वो किसके आगे अच्छे बनते थे, किसके सामने बहुत ही पाक साफ बनते थे, जरदारी और बेनजीर के आगे। उन्हें पता था कि वोट बैंक हमारे पास है, ये फलाना। अब हम अच्छे बन जाते हैं, इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं, इनके ऊपर जो मर्जी करें, वो ये इन्होंने तो कभी अच्छा होना नहीं। उधर से जब इमरान खान साहब आए तो जो असल नवाज शरीफ साहब थे वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए, जो 90 वाले नवाज शरीफ। अंदाज़ा करें ये आइनी तरमीम जिसको फजल रहमान नहीं मान रहे कि बुनियादी हकूक़ के ऊपर डाका है, वो नवाज शरीफ साहब थम अप कर रहे हैं डॉन के स्टोरी के मुताबिक। वो कह रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है। क्यों? और फिर नाराज़ हुए कि फजल रहमान साहब को आप कन्विंस नहीं कर सके। मतलब अंदाज़ा करें, फजल रहमान साहब को आप कन्विंसिंग है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। ये है वो जनाब साहब लीडर लेके नून लीग वाले फिर रहे होते हैं। अब बताएं मुझे कल क्या बयानियां बनाएंगे ये?
ये चीज़ें तो रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं, कल क्या बनाएंगे? पिछली पीडीएम की हुकूमत में तो बना दिया था, वो अजीब जूम की मीटिंग से उठ के चले गए, पेट्रोल महंगा हो गया, लंदन बैठे हुए थे जब। अब जब बेटी को भी सीएम बना लिया, भाई को दोबारा वज़ीर आज़म बना के, एक एक चीज़ में साथ हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। इरफान सिद्दीकी साहब के शॉट रिकॉर्ड हो रहे हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें रिकॉर्ड हो रही हैं कि मेरे लीडरशिप की मर्जी के मुताबिक हम सारा कुछ कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की मर्जी के साथ हो रहा है। अब कहाँ जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब को तो पता ही नहीं था? कैसे इरफान सिद्दीकी साहब आगे बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब को, अब आज की बातों को किस तरह निगेट करेंगे वो, कि नवाज शरीफ साहब को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था? बताएं मुझे ज़रा, किस तरीके से मंजन बेचने की कोशिश की जाती है कि ओह नवाज शरीफ साहब यूं हैं। कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कभी फ़र्क नहीं रहा। और ये मैं पिछले, जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से मैं क्या, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं अंदर से। जितने ही वो थले लग प्रोग्राम है फुल टाइम शहबाज शरीफ का, उससे ज़्यादा थले लग प्रोग्राम जो है वो नवाज शरीफ का। देख लें आपके सामने किधर गया वो सीओडी, कितनी शर्तों के ऊपर अमल हुआ है। 18 तो मैं यहाँ पे आपको गिनवा सकता हूँ जिसके ऊपर अमल नहीं हुआ हुआ सीओडी की, और जो जनाब सीओडी लेके बैठे हुए। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस करनी थी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।